गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हम इंटीग्रल करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक्स। चेंज ऑफ वेरिएबल में हम किसका ये तीन तरीके का तीन पॉइंट्स हैं, इसमें तीन पार्ट्स हैं, तीन टाइप टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टाइप वन क्या है? कार्टेशियन टू पोलर। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल कार्टेशियन टू पोलर वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन होगा। y इज इक्वल टू 3 2 x स्क्वायर और x इज इक्वल टू 5 2 7 एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? x इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे, और dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा रखेंगे। तो ऐसा ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो हमारा इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के फंक्शन में, टू फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2। और यहां पर कोई फंक्शन आ जाएगा, ये एक्स वाई चेंज हो जाएगा किसी फंक्शन आर और थीटा में, डी आर डी थीटा, और देन हम इसको इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इससे पहले ये समझते हैं कि ये जो वर्ड लिखा गया है कार्टेशियन और पोलर, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन, समझते हैं इनका डिफरेंस, और यहाँ पर पोलर। कार्टेशियन में दो लाइनें होती हैं इस तरीके से, पोलर में भी दो लाइनें होती हैं। आप जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो इधर थीटा इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं इसको, यहाँ पर इसको लाइन को बोलते हैं थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन, इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू पाई लाइन, और इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू 3 पाई/2 लाइन। और वापिस यहाँ आ जाते हैं तो ये थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 पाई। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर थीटा इक्वल टू जीरो और नीचे थीटा इक्वल टू 2 पाई। ठीक है? इसके बाद आप अगर कोई पॉइंट इस पे पड़ता है, यहाँ पर मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, तो आप सभी लोग जानते हो x1 y1 का मतलब क्या है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो y1 है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट इज r1 और थीटा, r और थीटा के रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये r1 है, और थीटा इक्वल टू जीरो लाइन से जो ये एंगल बनाता है वो थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट जो है एक्स वाई से डिनोट होते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आर और थीटा से डिनोट होता है। यहाँ पर ये, और इसके अलावा ये जो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन है, इसी को ही, और दूसरा इसका नाम है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, जो यहाँ पर ये जीरो जीरो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ओरिजिन, और इसको यहाँ पर हम बोलते हैं इस को जीरो जीरो पॉइंट को पोल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि कार्टेशियन और पोलर हैं क्या। तो हम कार्टेशियन में हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हम उसे पोलर में चेंज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ
स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पोलर फॉर्म में कुछ स्टैंडर्ड होता है, जैसे R=A। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जो इस तरीके से होता है। R=A cos थीटा होता है, तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है इस वाले का। ऐसे ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। R=A साइन थीटा होता है, तो इसका जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है कार्डियोइड। कार्डियोइड इसका होता है R=A। कार एक सेकंड, मैं भी 1 + cos थीटा। ठीक है। तो इसका जो शेप होती है वो ये पान के पत्ते के आकार की आकृति होती है। अगर है R=A 1 - cos थीटा, तो इसकी जो शेप होती है दैट इज अपोजिट साइड में होती है। ये पान के पत्ते के आकार की आकृति होती है। ठीक है। एक इसमें अलग होता है जिसे हम बोलते हैं लेमनी स्केट। लेमनी स्केट इसका फॉर्मूला होता है x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y²। तो ये इसका फिगर कैसे बनती है? इसकी फिगर बनती है लेटा हुआ 8। ये बनती है इसकी फिगर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी समझाया 1 पेज में इस तरीके से है। ठीक है। किसी भी तरीके की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है। पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे। फिर कार्टेशियन और पोलर में डिफरेंस क्या है ये बताया। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स के कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं वे आपको मैंने बताए। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या दिया है क्वेश्चन में? 0 to A का अंडर रूट y² √x² + y² dx dy। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन। ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन होगा वैसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हमें क्या करना है, जो पहले स्टेप में जो लिमिट्स हमें दी गई हैं वो लिखनी है। तो क्लियर आपको पता चल रहा है इस क्वेश्चन में ये 0 to A² - y² है, तो ये x की लिमिट है और ये आपकी y की लिमिट है। तो यही हमें लिखनी है गिवन लिमिट्स। कैसे लिखनी है? एरिया गिवन एरिया इज x=√x² - y² एंड y=0 to y=a। ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हो? x=0 to, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x² + y² = a² एंड
वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू, ठीक है। तो पहला काम है, जो हमें पहला स्टेप है, जो भी हमें लिमिट्स दिए हैं वो लिख दो। फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा, इनसे एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसको ड्रॉ करके, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? सर्कल विद रेडियस ए। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है? वाई एक्सिस। तो यानी कि एक लाइन हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये वाली लाइन हो गई हमारी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस सर्कल और इस लाइन के बीच का एरिया कौन सा हुआ? एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। ये दो एरिया हमारे हो गए इन दोनों के बीच के। अब देखो, y इक्वल टू जीरो लाइन ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू जीरो लाइन कौन सी हुई? एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी y इक्वल टू जीरो लाइन। अब इन तीनों के बीच का एरिया कौन सा होगा? इन तीनों के बीच का एरिया होगा, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है। चारों अलग अलग। अब इसको ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू ए को। y इक्वल टू ए हमने ड्रॉ करा, तो y इक्वल टू ए हमारी ये लाइन हो गई, y इक्वल टू ए। अब इन चारों के बीच का एरिया कौन सा होगा? ठीक है। इन चारों के बीच का एरिया जो हुआ हमारा, दैट इज ये वाला एरिया हुआ, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इन चारों के बीच का एरिया कौन सा हुआ? ये वाला एरिया हमारे इन चारों के बीच का हुआ। कैसे पता चला? आप देखो, y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू ए लाइन के बीच का एरिया कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब इस एरिया में आप x इक्वल टू जीरो और इंक्लूड कर दो। x इक्वल टू जीरो इंक्लूड करोगे तो कौन सा एरिया आ गया? ये वाला। अब इसमें आप सर्कल और इंक्लूड कर दो, तो सर्कल इंक्लूड करोगे तो कौन सा आ गया? ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हमारा एरिया आ गया। तो हर क्वेश्चन में आप ये निकाल लो, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इस इतना करने के बाद जब हमने एरिया निकाल लिया, फिर हम यहाँ पर वापस अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे आने के बाद स्टेप टू में जाएंगे। ये स्टेप वन हो गया, ठीक है। स्टेप वन इतना हो गया। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख देंगे, पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? dx dy इज इक्वल टू आर dr d थीटा। ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो ये गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल क्या है? y इक्वल टू जीरो, जो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू जीरो टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये चेंज हो जाएगा किसमें? डबल इंटीग्रल। वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? वाई है आपका आर साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आर। डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या रख देंगे? आर डी आर डी थीटा, ठीक है। इतना हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बस हमें यहाँ पर आर की लिमिट चाहिए और थीटा की लिमिट चाहिए। वो कैसे निकालेंगे वो समझना है,
ठीक है, तो वो समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एरिया निकाला था यहां से इस पर एक स्ट्रिप डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रिप, और पोल से, ओरिजिन से जो हमारा बाउंड्री है, तो इस स्ट्रिप की आप देखो फुट कहाँ पड़ रहे हैं, यहां पर। ठीक है, तो आर इक्वल टू 0, और यहां पर पड़ रहे हैं आपका हेड। ठीक है, तो इस वाले कर्व से निकलेगा, सर्किल की इक्वेशन से हमें निकलेगा आर की वैल्यू, अपर लिमिट। तो फुट कहाँ है, यहाँ ओरिजिन पर। तो ओरिजिन से आर की वैल्यू कितनी है, 0। अब हेड कहाँ पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है यहाँ पर, इस सर्कल पर। इस सर्कल का पोलर में इक्वेशन कितनी है, यहाँ रखोगे अगर x² + y² इक्वल टू a², तो x की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा जैसे ही आप रखते हो, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r² इक्वल टू a² यानी कि r इक्वल टू a। ठीक है, तो आपकी लिमिट्स क्या आ गई, r इक्वल टू 0 टू a। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस स्ट्रिप को आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो, इस स्ट्रिप को आप इस लाइन से ले जा सकते हो, यहाँ ले जा सकते हो, यहाँ ले जा सकते हो, और कहाँ तक, यहाँ तक ले जा सकते हो, यानी कि वाई एक्सिस तक। तो इस लाइन से आप इस लाइन तक ले जा सकते हो। तो दैट मीन्स ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0, और यहाँ पर हो गई π/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। स्टेप 2 समझ में आ गया। स्टेप 3 बस इसमें आगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे आप इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, आर इज इक्वल टू 0 टू a, ये हो गया r⁴ साइन स्क्वायर थीटा d r d थीटा। दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं, तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट पहले इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सपोज आपने इंटीग्रेट किया आर के रेस्पेक्ट, तो थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होने के कारण बाहर, r⁴ का हो गया r⁵ और ये r इक्वल टू 0 टू a d थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो a³ / 5 आ जाएगा। तो a³ / 5/5 बाहर हो गया, इंटीग्रल थीटा इक्वल टू 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, चाहे आप उस तरीके से कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा को cos2 थीटा में चेंज करके, या मैंने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या था वो, 0 टू π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान से देखें, m की वैल्यू आ गई 2, और n की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो वो आ गई 0। तो दिस इज इक्वल टू हो गया a⁵ ठीक है, इसमें हम अप्लाई करते हैं तो ये हो गया गामा 1/2 प्लस 1/2, सॉरी 2 प्लस 1/2 गामा 0+1/2 अपॉन 2 गामा 2+0+2/2 इक्वल टू a⁵ ये हो गया गामा 3/2 गामा 1/2, और ये हो गया गामा 2। तो दिस इज a⁵ 1/2 √π इंटू √π अपॉन 1।
तो ये हो गया आपके पास a⁻5/10 पाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एक ही टर्म्स में एक साथ एक ही पेज पे ये रहा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसमें हमने एक चीज का यूज करा है, गामा 3/2। इसमें हमने कैसे निकाला है, हमारा एक फॉर्मूला होता है Γn+1 = n गामा n। और Γ1/2 की वैल्यू होती है √पाई। तो इसको हमने इस तरीके से किया है =1/2 + 1। और इस पे फिर हमने ये फार्मूला लगाया तो ये हो गया 1/2 Γ1/2। और Γ1/2 की वैल्यू हो गई आपकी √पाई। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर यूज किया है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका AKTU में 2015 और 19 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन है, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेलुएट डबल इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻x² + y² dx dy। Hence, show that integral 0 to ∞ e⁻x² dx is equal to √π/। ठीक है। ये आपके पास आ गया। एक सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके भी वही है, सेम टू सेम। कुछ भी स्पेशल नहीं है। सबसे पहले जो लिमिट्स गिवन है वो आप दे दो। आप समझ रहे हो यहाँ पर ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो गिवन एरिया इज x = 0 to x = और y = 0 to y = ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो x = 0 लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। और x = ये सारा का सारा आपका एरिया हो। और y = 0 लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। और y = ये सारा का सारा एरिया हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पूरा का पूरा ये सारा का सारा इन्फिनिटिव तक का, आगे भी ये यहाँ यहाँ सारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा एरिया क्या हो गया, हमारा एरिया ये सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया यहाँ पर आ गया। ठीक है। आगे सब इन्फिनिटिव तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं पुट x = r cos θ, y = r sin θ, and dx dy is equal to r
डी आर डी थीटा। जैसे ही हम ये करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन है, y इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, और जो हमें निकालना है जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डबल इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब क्या रह गया, लिमिट्स रखनी। लिमिट्स हम कैसे रखेंगे, लिमिट्स के लिए हम स्ट्रिप डालेंगे ओरिजिन से। ये हमने स्ट्रिप डाल दी, ठीक है। ये स्ट्रिप आर इक्वल टू कहाँ से इसका फुट पड़ रहा है, ओरिजिन पे, तो ये जीरो हो गया। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब थीटा देखो, थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, इस स्ट्रिप को आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक। यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, जीरो टू पाई बाई टू। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर को टी मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आर स्क्वायर को टी मानेंगे, तो टू आर डी आर इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो आर डी आर की जगह आप क्या रख सकते हो, वन बाई टू डी टी, और फिर आप टी की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आर इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, ठीक, आर डी आर की जगह वन बाई टू डी टी, ये आ गया आपका। और डी थीटा एज इट इज, तो इक्वल टू वन बाई टू जो है ये कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल गया, वन बाई टू इंटीग्रल थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू। अंदर वाले का इंटीग्रेट कर देते हैं, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, ठीक। ये किसकी है, टी की, डी थीटा। आर की लिमिट कितनी है, जीरो टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू आर की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, टी की वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू। तो ये क्या आ गया, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन माइनस वन, जीरो टू इंफिनिटी डी थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस वन ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस वन डी थीटा, ठीक है। तो इसके बाद आगे करते हैं, तो वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है जीरो, माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो होता है माइनस, तो ये आ गया डी थीटा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू जीरो प्लस वन डी थीटा, तो ये हो गया वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा। इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, वन बाई टू थीटा जीरो टू पाई बाई टू, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, वन बाई टू पाई बाई टू। तो ये आपका पाई बाई फोर आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा पाई बाई फोर आंसर आया। अब यहाँ पर तो ये बेसिकली आपका आंसर किसका आ गया, ये जो आपने आंसर लेके आए हो पाई बाई फोर, ये किसको लेके आए हो, यहाँ जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसका आंसर है, जो आपसे उसने निकालने को कहा है। ये आपने कैलकुलेट करना शुरू करा था, इसका आंसर आया आपका पाई बाई फोर, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका।
तो अभी हमने क्या प्रूव करा, डब जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 5/4। ये हमने अभी प्रूफ किया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड करो जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोबारा से मान लेंगे वाई आई जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू डबल इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसकी वैल्यू अभी आपने यहाँ पर प्रूफ करी है, वो हम यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई/4। तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आ गई पाई/4, और आई हो गया हमारा √पाई/2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एक पेज में ये रहा। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल जीरो टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में। तो देखो बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करना कैसे है। सबसे पहले जो लिमिट्स दी हैं वो लिख दो। एरिया इज, ठीक है, आपको क्लियर पता चल रहा है ये एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है। क्योंकि ये यहाँ पे वाई है ना, तो इसलिए ये एक्स की लिमिट है। अगर यहाँ एक्स होता तो ये वाई की लिमिट होती। तो इसको यहाँ पर लिख दो, x इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू 0 टू और इसको और किस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि उसने कहा है इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पुट कर दो x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू r डी थीटा। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या करा, जो गिवन लिमिट्स हैं वो लिख दी।
दूसरे स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब तीसरे स्टेप में जो हमें गिवन है एग्जाम क्वेश्चन में निकालने को कहा है 0 to a और x इक्वल टू 0 to a² - y² का अंडर रूट x² प्लस y² dx dy, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह इसकी जगह आ जाएगा r² cos² थीटा, इसकी जगह आ जाएगा r² sin² थीटा, तो ये आ जाएगा r², क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है। dx dy की वैल्यू यहां से हम लिख देंगे, तो ये हो गया r dr d थीटा। ठीक है, बस अब हमें यहाँ लिमिट रखनी है r की और थीटा की। अब उसके दो तरीके हैं। नंबर एक, आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इस वाली इक्वेशन से हिंट ले लें, और सबसे परफेक्ट तरीका है आप फिगर बना के उससे फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर अब हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है, बस और कुछ नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस वाली लाइन से जो इक्वेशंस आई है, गिवन लिमिट्स हैं, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, x = 0 लाइन कौन सी है, ये वाली y एक्सिस। y = 0 लाइन कौन सी है, ये x एक्सिस। ये सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a² क्या हो गया, इसको इस तरह यहां पर लिख देते हैं, x = 0 लाइन ये हो गई। ठीक, y = 0 लाइन ये हो गई। अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल क्या हो गया हमारा, सर्कल हो गया ये, जिसकी लिमिट हो गई, वो इक्वेशन हो गई x² प्लस y² इक्वल टू a²। y = a लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई y = a लाइन, क्योंकि ये, ठीक, y = a लाइन। तो इन चारों के बीच का रीजन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया, जो इन चारों लाइन के बीच में पड़ता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पे स्ट्रिप डालनी है। स्ट्रिप कैसे डालेंगे, यहाँ पर ओरिजिन से इस पे स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, तो अब आप देखो ये स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 0। अब स्ट्रिप खत्म कहाँ हो रही है, इस सर्कल पे। सर्कल की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, इसमें एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रखोगे, तो ये जो इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगी, आर, इस r = a में। ठीक है, r = a में, तो ए आर की वैल्यू क्या आ गई, दूसरी a। इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो, यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक। एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। वाई एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/2। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इक्वल टू थीटा = 0 to π/2, r = 0 to a r³ dr dθ इज इक्वल टू थीटा = 0 to π/2। r³ का इंटीग्रेट करेंगे, r⁴/4 r = 0 to a dθ। इसे रखोगे तो इंटीग्रल हो गया थीटा = 0 to π/2 a⁴/4 dθ। a⁴/4 आपका बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 का थीटा हो गया, 0 to π/2 इज इक्वल टू a⁴/4 इंटू π/2। तो ये आपके पास a⁴ π/8, ये आपका solution। तो सिंपल है, एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद चीजें आसान हो जाती है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आपके लिए ये था। ठीक है, अब इसी को फिर से करेंगे, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इवेलुएट
डबल इंटीग्रल dx dy अपॉन 1 + x² + y² का होल स्क्वायर ओवर 1 लूप ऑफ द लेमनी x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y² ऑन चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने, इसको हमें इंटीग्रेट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इसने हमें यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी है, तो हम वो वाला स्टेप छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे कि गिवन एरिया। उसने क्या कहा है, लेमनी स्केट दिया है, तो एरिया इज 1 लूप ऑफ लेमनी स्केट। लेमनी स्केट क्या दिया है इक्वेशन, x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y²। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, ये है आपका, ये उसने एरिया दे दिया। अब आगे क्या करते थे हम, सेकेंड स्टेप में हम फुल सब्सटीट्यूशन करते थे। तो सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, x = r cos θ, y = r sin θ, और dx dy = r dr dθ हम लोगों ने देते हैं। जैसे ही हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम उसके बाद क्या करते थे, जो गिवन इंटीग्रल है जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो लिख दो, 1 + x² + y² का होल स्क्वायर dx dy। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर डबल इंटीग्रल करके इसमें सब्सटीट्यूशन लगा देते थे। ठीक है, तो 1/x की जगह r cos θ, और y की जगह r sin θ अगर हम रख देते हैं, तो ये आ जाता है 1 + r² का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx dy की जगह क्या आ जाएगा, dr r dr dθ। बस अब हमें लिमिट्स चाहिए r की और थीटा, वो कैसे निकलेंगी वो आप देखिए, समझिए। जो एरिया है वो इस लेमनी स्केट का 1 लूप है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेमनी स्केट एक स्टैंडर्ड कर्व है, तो ये आपका लेमनी स्केट का है। उसने कहा 1 लूप, यानी एरिया उसने हमें कौन सा दे दिया, ये वाला, इस एरिया पे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एरिया क्या है हमारा, सिर्फ ये वाला, इस पे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वही अपना लूप डाल देंगे। अगर हम लूप डालते हैं, तो यहाँ ओरिजिन से ऐसे ही तो डालेंगे लूप। ठीक है, तो यहाँ पर जहां से ये लूप हमने डाला, इस ओरिजिन पे आर की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, इसके बाद किसको कर्व कर रहा है, इस लेमनी स्केट को वो टच कर रहा है। लेमनी स्केट की इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y²। इसमें x की जगह r cos θ, y की जगह r sin θ रख देंगे, तो ये आ जाएगा r⁴ इज इक्वल टू r⁴ r²। तो लेमनी स्केट में आ जाएगा r⁴ इक्वल टू, यहाँ r cos θ r sin θ, तो r² कॉमन लिया cos 2θ, r² से r² कट गया, तो r² इक्वल टू cos 2θ। ठीक, तो r की लिमिट क्या आ गई यहाँ पर, √of cos 2θ। और ये जो होती है यहाँ पर, इससे ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेमनी स्केट की होती है, ये क्या है, -π/4 से +π/4।
तो थीटा की लिमिट्स कहाँ से, -π/4 से π/4, ये स्टैंडर्ड कर्व है। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसकी थीटा की लिमिट्स लूप कहाँ किसके बीच में पड़ता है, -π/4 से +π/4 के बीच पड़ता है। बस अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू -π/4 से +π/4। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको करेंगे 1 + r² को हम मान लेंगे t। ठीक, हाँ, 1 + r² को t। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। r = 0 to √of cos 2 थीटा, ये हो गया 1 + r² की पावर -2 r dr d थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी पावर है n। ठीक है, तो इसकी पावर अगर n है तो हम इसका डिफरेंशिएशन साइड में रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं f(x) की पावर n+1 फोन में n+1। ठीक है, ये फार्मूला है, अगर इसका जिसका हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसका डिफरेंशिएशन साइड में रख। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है 1 + r²। 1 + r² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2r। यहाँ पर अगर 2r रखा है तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये किया, 1/2 इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू -π/4 टू π/4, या फिर दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर 1 + r² को t मान लो। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। तो देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला, तो ये हो जाएगा 1 + r² की पावर -2 + 1 फोन में -2 + 1, और यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे 0 to √of cos 2 थीटा dr तो हो गया d थीटा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट होता है। तो 1/2 इंटीग्रल थीटा इक्वल टू -π/4 टू π/4। मान लो ये शॉर्टकट आपको समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन में, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है 1 + r² की जगह t, तो ऑटोमेटिकली वही। मैंने शॉर्टकट क्या बताया है आपको, मैंने शॉर्टकट आपको बताया है कि अगर इस अगर इसका डिफरेंशिएशन साइड में रखा है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, x की पावर n dx का इक्वल टू x की पावर n+1/n+1। ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, -1/1 + r²। r = थीटा, 0 to √of cos 2 थीटा d थीटा। इसमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रल थीटा इक्वल टू -π/4 से +π/4, और ये हो गया -1/1 + cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 + 0 d थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल -π/4 टू π/4 माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1/1 + cos 2 थीटा -1 d थीटा। ठीक है, देन इसके बाद इस माइनस को हम बाहर ले जा रहे हैं, या इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करके इसको पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रल -π/4 टू π/4 विद नेगेटिव साइन बाहर। ठीक, 1/1 + cos 2 थीटा
-1। ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² थीटा -1। तो वो हमने फॉर्मूला लगाया, तो π/4 टू π/4, ये हो गया 1/1 + 2 cos² थीटा -1 डी थीटा। फिर इसके बाद हमने क्या किया? -1/2, इस 1 से ये 1 कट गया। ठीक है। इंटीग्रल -π/4 टू π/4, ये हो गया आपका 1/2 cos 1/cos² थीटा sec² थीटा -1 डी थीटा। ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया इक्वल टू -1/2 sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा। और -1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, -π/4 टू π/4। अब इसमें लिमिट की सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट की सब्स्टिट्यूशन करके -1/2 यहाँ रखते हैं, तो ये है tan थीटा। तो 1/2 tan π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2। फिर π/4 इसमें रखेंगे -π/4, पहले हमने अपर लिमिट रखी तो -π/4 आ गया। फिर नेगेटिव साइन, अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो -π/4, तो tan -π/4 हो गया -1/2, माइनस बाहर निकल जाता है टेन में, तो -1/2, और माइनस माइनस प्लस π/4, तो -1/2 + π/4, तो -1/2 + π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2, ये भी प्लस का 1/2, तो ये हो गया 1। ये माइनस के π/4, और ये भी माइनस के π/4, तो ये हो गया माइनस के π/2। तो इसमें अब आगे ये हो गया -1/2, 2 यहाँ, 2 -π/5, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया π - 2/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो पूरा क्वेश्चन एक पेज में आपके लिए ये रहा। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूँ बहुत फास्टली। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स टू इवेलुएट डबल इंटीग्रल 0 to a y to a x² √(x² + y² dx dy। तो वही सेम तरीका, सॉल्यूशन। ये यहाँ पर y है, तो ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट x की है, और ये लिमिट हो गई y की। तो एरिया इस x = y to x = a एंड y = 0 to y = a। इसके बाद क्या करते हैं? हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो पुट x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, और dx dy = r dr d थीटा। इसके बाद क्या करते हैं? जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दे, जिसको हमें निकालने को बोला है क्वेश्चन में, वो लिख देते हैं। x = y to a x² √(x² + y² dx dy। इसके बाद क्या करते हैं? हम डबल इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन, x² की जगह ये रख देते हैं, तो r² cos² थीटा, r² cos² थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी r।
डी एक्स डी वाई की वैल्यू यहां से रख देते हैं। तो आर डी थीटा, इस आर से ये आर कट गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बस आर की लिमिट चाहिए और थीटा की चाहिए। तो देखो कितना आसान है। इसको हम फिगर के थ्रू, हमारे पास क्या है, एरिया ये है। तो इन चारों लाइन को ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया। एक्स इक्वल टू वाई को ड्रॉ करा, तो एक्स इक्वल टू वाई लाइन हो गई आपकी ये, एक्स इक्वल टू वाई लाइन। फिर एक्स इक्वल टू ए को ड्रॉ करा, तो एक्स इक्वल टू ए लाइन आपकी ये हो गई। फिर y इक्वल टू जीरो को ड्रॉ करा, y इक्वल टू जीरो लाइन आपकी ये हो गई, और y इक्वल टू ए को ड्रॉ करेंगे तो ये हो गई आपकी y इक्वल टू, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए। तो इन चारों से बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया हमारा, आप खुद सोचो, ये वाला। ठीक है, हमें r की लिमिट चाहिए। r के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रिप डाल देंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। ये हमने ओरिजिन से इस पे स्ट्रिप डाल दी। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, जीरो, लिख दो। यहाँ पे r की वैल्यू हो गई जीरो। फिर r की वैल्यू इस पे क्या है, इस वाली लाइन पे, या x इक्वल टू ए है, x की वैल्यू r cos थीटा इज इक्वल टू ए। तो r इक्वल टू हो गया a अपॉन cos थीटा, यानी कि ये हो गया a sec थीटा। ये वहां रख दो। तो r की क्या हो गई लिमिट, a sec थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ये स्टेप आप इस लाइन से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ होगी जीरो। कहाँ तक मूव कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लाइन तक कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू वाई लाइन कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री, यानी पाई/4। अब बस इसे सिंपली इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो, थीटा जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई/4, कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का r³ बाई 3। इसमें आप रख दो कि r इक्वल टू जीरो टू a सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर दो लिमिट का, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई/4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका अपॉन में 3a³ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, आर इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया। तो इससे आपका ये कट जाएगा। तो ये हो गया 1/3 a³ इंटीग्रल थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई/4 सेक थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया a³/3। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, देखो 12th क्लास के फॉर्मूले तो आपको याद होने पड़ेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो टू पाई/4। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो a³/3 लॉग सेक पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, √2, और टेन पाई/4 की वैल्यू 1, माइनस लॉग सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, और प्लस टेन जीरो की वैल्यू जीरो। तो इज इक्वल टू a³/3, ये हो गया लॉग √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 की वैल्यू जीरो। तो फाइनली a³/3 लॉग 1 प्लस √2, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका 1 पेज में हुआ। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ वेरिएबल के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। क्यों हमें जरूरत पड़ती है चेंज ऑफ वेरिएबल की, क्योंकि समटाइम्स कार्टेशियन में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम उन्हें दूसरे कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपको इसमें फील होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503287904। किस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं और ये कौन सा, ये वीडियो देख देख रहे हैं किस कॉलेज में पढ़ते हुए, उस कॉलेज का नाम लिखिएगा कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।